हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय वन हमारा सौर मंडल। यह क्लास 6 की हमारी दुनिया भाग 1 नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसका शीर्षक हमारा सौर मंडल। आज से हम ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सब ये देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों, हित मित्र के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जो पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे अपनी वो पढ़ाई को एक अच्छी दिशा दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 हमारा सौर मंडल। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वो पिताजी से पूछा, पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारे में तो कम, तो कुछ से ज़्यादा चमक क्यों होती है? पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारे समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अगले दिन गोविंद अपने पिता के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, ये सूर्य एवं उनके परिवार का मित्र है। जिस प्रकार हमारा परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि आते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिता के साथ अंदर गया। सूर्य और सौर परिवार का मुखिया गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे ये क्या, ये तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन हुए। अर्थात सौर मंडल का मुखिया कौन? सौर मंडल का मुखिया सूर्य। पूरा हाल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य परिवार का मुखिया है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी तारे हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम प्रज्वाल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। अर्थात सूर्य अगर देखा जाए, सूर्य तो पृथ्वी क्या होगी? ये छोटी सी बिंदी की बात करें, ये हमारा सूर्य है अर्थात सन, और ये हमारी छोटी सी जो बिंदी रखे हैं, ये अर्थ हो सकता है। सोच सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी से। ग्रहों का परिचय। सूर्य से थोड़ी ही दूर पर एक गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये चमकने लगा। पिताजी क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें हम ग्रह कहते हैं। मतलब ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वो सूर्य के सबसे निकट बुध है। अर्थात
कहने का मतलब हुआ कि जो बुध ग्रह होता है वो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, इसलिए इसमें अधिक चमक होती है। सबसे ज़्यादा चमक बुध ग्रह में होता है। और तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया ये मंगल ग्रह है। लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, अर्थात मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह इसका जो रंग होता है ये लाल होता है, इसलिए इसे हम लाल रंग के होने के कारण मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद बात करें तो पृथ्वी है, उसके बाद मंगल ग्रह। और मंगल का कलर जो है रंग लाल होने के कारण इसे हम लाल रंग या लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद बृहस्पति ग्रह फिर आएगी, इसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, अरुण और वरुण। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बना करके सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूम करके उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषणा हुई, सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह जो हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को देख करके उन्होंने बताया, यह एक माद ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं, अर्थात शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जिसके चारों ओर एक छल्ला होता है। तो इसमें जो वो शनि है, इस शनि में एक छल्ला है। यही एक ऐसा ग्रह है कि जिसके चारों ओर छल्ला है, जैसे कि एक गोला बनाने के बाद में इसमें एक छल्ले नुमा ऐसे बना दिया जाता है, तस्तरी नुमा। तो यह छल्ला केवल शनि ग्रह में ही पाया जाता है। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। प्लूटो को अब हम ग्रह के रूप में नहीं जानते हैं, उसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरी नुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देख करके दंग था। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। इसमें गूंजा कि तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा है, अर्थात ये इम्पोर्टेंट बात यह हो गई कि सूर्य क्या है, तो सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। लेकिन ये पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ये पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, कुछ यहाँ पर जानना है कि प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए। सूर्य और पृथ्वी के बीच नज़दीक के आकाशीय पिंड के नाम भी बताइए। पृथ्वी हमारा ग्रह। अब हम जानेंगे कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसे हम पृथ्वी कहते हैं, और पृथ्वी का मतलब हमारा घर। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चलें। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरी नुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगा, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। यही वो मात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, अर्थात पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जल जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। तो प्रश्न यही उठता है कि आसमान से देखने पर पृथ्वी किस कलर में या कैसी दिखती है, तो वो नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। इसलिए आकाश से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देती है। और पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है और मात्र 29% जल 29% स्थल है। अतः जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे ग्रह
जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। तो आप सब समझ सकते हैं कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा अधिक है। कितना प्रतिशत? लगभग 71% भूभाग पर जल है। अब उपग्रहों का सैर, हम अब उपग्रहों का सैर करेंगे। उद्घोषक ने बताया, ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही चांद है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो वो है चंद्रमा, अर्थात चांद ही ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी का एकमात्र उभरता एकमात्र चांद जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे पूरी करती है। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात बहुत ठंडा रहता है, और इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के पास 63, शनि के पास 62 उपग्रह, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों को भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अर्थात उपग्रह के पास कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से क्या है, चमकते रहते हैं। शनि का ग्रह टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, ये इम्पॉर्टेंट है। और कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह होते हैं, जैसे आप बृहस्पति के 63 हैं, शनि के पास 62 उपग्रह हैं। रात में चंद्रमा को ध्यान से देखें, कॉपी पर लिखें कि आपने क्या देखा। इसकी तुलना दादा दादी की कहानियों से जरूर करें। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अर्थात क्षुद्र ग्रह की क्या होता है? क्षुद्र ग्रह वो होते हैं जो सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। तो आप जान सकते हैं कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है, तो वो सीरस है। ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण यहाँ पर देख सकते हैं कि बुध के पास घूर्णन समय इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के देख सकते हैं कि ग्रहों का नाम, घूर्णन समय, परिभ्रमण समय और उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो बुध का जो घूर्णन समय है, घूर्णन समय का मतलब होता है अपने अक्ष पर कितना घूमते हैं, और परिभ्रमण का मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। घूर्णन समय अपने अक्ष पर कितना घूमते, परिभ्रमण का मतलब सूर्य के चारों ओर कितना चक्कर लगाते हैं, और ये है उपग्रहों की संख्या। तो बुध जो है अपने अक्ष पर 58.6 दिन में चक्कर पूरा करता है, और ये सूर्य के चारों ओर 87.97, और इनके उपग्रहों की संख्या 0 है। शुक्र 243 दिन और सूर्य की यह परिभ्रमण समय इनका 224.7 दिन। शून्य उपग्रह हैं। पृथ्वी
29.9 घंटा अर्थात एक दिन और 365.3 दिन और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मंगल 24.6 घंटा और 687 दिन 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति 9.9 घंटा और 11.86 वर्ष इसके पास बृहस्पति के पास 63 उपग्रह हैं। शनि के पास बात करें तो 62 उपग्रह हैं और अरुण के पास 16.2 घंटे में घूर्णन समय और 84.01 वर्ष में सूर्य का परिक्रमण और इसके पास 27 उपग्रहों की संख्या। वरुण 18.5 घंटा और 164.80 वर्ष और ये इसके पास 13 उपग्रह हैं। हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। कभी कभी आकाश में टूट कर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते हैं बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूट कर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। तो उल्का पिंड क्या होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूट कर गिरने लगते हैं, इन्हें ही उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ध्रुव तारा क्या है? यह एक स्थिर तारा है। ये उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु जो हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। ये हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसीलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तरी दिशा का ज्ञान करवाता है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों या तारा समूह के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वो किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिया गया है। ये नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं: अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषः, मघः, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी, हस्त, हथिया, चित्रः, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वः, आषाढ़, उत्तरः, आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठ, शतशिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरः भाद्रपद, रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है, इसीलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। ज्योतिषी के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देख करके दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिषी की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लगा। उसमें नई नई जानकारियां मिली थी। वो काफी खुशी खुशी घर लौट रहा था। आकाशगंगा अर्थात तारों की नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी है। गोविंद ने पूछा, यह आकाशगंगा क्या होता है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। सप्त ऋषि तारों का समूह। गोविंद जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 का एक समूह नजर आएगा जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया जो इस प्रकार हैं: ऋतु, पुलह,
पुलस्त्य, अस्त्री, वशिष्ठ, अंगीरह, मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एपिसिलोन, एटा, जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक होती है। सप्तऋषि तारों का समूह आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सप्तऋषि तारों का समूह। पृथ्वी के निकटतम, यहाँ पर अब कुछ प्रश्नों के उत्तर। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन से हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से अब आप दे सकते हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे निकटतम ग्रह है। उस ग्रह का नाम क्या है जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं? तो वो शनि है, शनि। और ये बुध है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों? इसका उत्तर कमेंट में बताएं। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? तो चंद्रमा नाम है। वो कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं? तो आकाशगंगा क्या है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। बुध, अब इसमें कुछ मिलान है, आप इसके मिलाइए। बुध लाखों आकाशगंगाओं का समूह। पृथ्वी का उपग्रह कौन? तो चंद्रमा। और बुध को कहाँ से मिलाएंगे? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, और पृथ्वी नीला ग्रह के नाम से भी जानी जाती है। सबसे छोटा ग्रह क्या होगा? सबसे छोटा ग्रह आकाशगंगा, ब्रह्मांड और लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा, ब्रह्मांड, उल्का पिंड क्या होंगी? लाखों तारों का समूह, लाखों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाएगा। उल्का पिंड क्या है? छोटे टुकड़े। आकाशगंगा में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े। सबसे छोटा ग्रह क्या होगा? सबसे छोटा ग्रह तो बुध। इसी के साथ ये हमारा लेसन समाप्त होता है। यहाँ पे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर हैं जो आप दे सकते हैं। राशियों की कुल संख्या कितनी है? कमेंट में ज़रूर बताएं। राशियों की कुल संख्या कितनी है? अभी हम सब ने ऊपर पढ़ा था कि राशियों की संख्या कुल कितनी है। राशियों की कुल संख्या, ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। तो भी यहाँ पर हमने देखा था कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं कि राशियों की संख्या कुल 12 है। सूर्य की आकृति कैसी है? चिपटी, आयताकार, गोल या वर्गाकार है? तो ये गोल है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो 7 तारों का समूह है। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिन में पार करती है? विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा पर क्या दिखाई देता है? इन सब प्रश्नों के उत्तर अब आप कमेंट में ज़रूर दें। और अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने हित में दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं, जिससे आप अपने पढ़ाई को एक नई दिशा देके BPSC 4.0 में एक पद अपना निश्चित करें। तो अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।